जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जो शायद ही कभी दोबारा इस धरती पे जन्म लेगा। इस शैतान की कहानी सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाएंगे तथा ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कोई इंसान अपनी हवस के चलते इतना गिर सकता है। लेकिन हम आप सभी के बीच हमेशा ऑथेंटिक स्टोरीज ही लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं एक रियल स्टोरी को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें तथा कहानी के पूरे खौफनाक रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। आज की कहानी है पाकिस्तान के एक दरिंदे की जिसने अपनी हैवानियत के चलते 48 मुर्दों के साथ बलात्कार किया। ये कहानी सामने आई 31 अक्टूबर 2011 को, जब एक शाम पाकिस्तान की कराची में बनी एक कब्र के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे तथा आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक उनको कब्रिस्तान के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग पहले तो उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही कब्रिस्तान में काम करने वाला एक शख्स जोरों से चीखता हुआ कब्रिस्तान के बाहर आता है। बाहर बैठे लोग देखते हैं कि वो शख्स इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था तथा उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो सिर्फ कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रहा था। उस शख्स की ऐसी हालत देखकर बाहर बैठे सभी लोग बेहद घबरा जाते हैं, पर फिर हिम्मत करके उससे पूछते हैं क्या हुआ जो तुम इतना घबराए हुए हो। सबकी लाख कोशिशों के बाद भी वो शख्स कुछ नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ इशारा करता रहता है। फिर सभी लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं और अपने साथ उस आदमी को चलने को बोलते हैं। फिर सभी के साथ वो घबराया हुआ शख्स एक बार फिर अंदर जाता है। वो घबराया हुआ शख्स इशारा करके बताता जाता है। सभी उसके इशारों के अकॉर्डिंग डरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जब सभी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नजारा उन सभी में किसी ने कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी। वहां पहुंचकर उन सभी ने देखा कि कब्र का एक साइड का हिस्सा खुला हुआ है और ऊपर का पत्थर भी हटा पड़ा है। ये सब देख कोई भी कुछ नहीं समझ पाता। वो सभी उस घबराए हुए शख्स को हिम्मत देते हैं तथा बैठाकर समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ये बताओ यहाँ इस कब्र के साथ आखिर में क्या हुआ था? तुमने यहाँ ऐसा क्या देखा था जो तुम इतना घबरा गए और तुम्हारी हालत खराब कैसे हो गई? सभी को साथ पाकर वो शख्स थोड़ा नॉर्मल होता है और एक जगह बैठकर चैन की सांस लेता है। फिर सभी को पूरी कहानी सुनाता है। जब सभी पूरी कहानी सुन लेते हैं तो एक पल के लिए तो कोई उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता है। फिर उनके सामने का सीन उनको उस घबराए हुए शख्स की कहानी पर यकीन दिलाता है। उस कहानी को सुनने के बाद सभी का खून खौल जाता है तथा सभी गुस्से से बौखला जाते हैं। सभी के सर पर खून सवार हो जाता है, लेकिन फिर सभी होश में आते हैं और खुद को शांत करके वहां पुलिस बुलवाते हैं। पुलिस तुरंत कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और जिस शख्स के खिलाफ सभी ने शिकायत की थी उसे अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाती है तथा थाने ले जाकर फिर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। थाने में जाकर वो शख्स अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि सच बताने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो पुलिस के डर से अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरगोदा जगह का रहने वाला हूँ। वो बताता है कि सरगोदा से कुछ साल पहले ही मैं कराची अपनी रोजी रोटी की तलाश में आया था। कराची आकर कई दिनों तक मैं काम की तलाश में भटकता रहा। कभी कहीं मजदूरी की, कभी भूखे पेट ही सड़कों पर सो गया, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कोई टिकाऊ नौकरी नहीं मिल पा रही थी। नौकरी ना मिलने के कारण मैंने कुछ दिन ऐसे ही इधर उधर करके गुजारे। इसी दौरान मेरी एक आदमी से दोस्ती हो गई। उस आदमी का नाम था वजीरा। वजीरा कराची के लेक्टाबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों में पानी डालने का काम करता था। वजीरा मुझे एक अच्छा इंसान लगा। मैंने उसको जानने के बाद उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। वजीरा ने मेरी परेशानी जानते ही मुझे भी कब्रिस्तान में काम दिलवा दिया। काम मिलने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं पूरे जोश के साथ उस कब्रिस्तान में काम करने लगा। वक्त के साथ मैं और वजीरा और भी अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती चली गई। कुछ दिनों बाद मैंने उस कब्रिस्तान में एक बड़ी ही अजीब चीज देखी, जिसको देखकर मैं हैरान हो गया। पहले मैं कुछ समझ ही नहीं पाया
कि ये क्या हो रहा है। रियाज ने बताया कि मैंने देखा शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश आती तो वजीरा पहले तो उसे सबके सामने दफना दिया करता, लेकिन रात होते ही जब कब्रिस्तान में सन्नाटा हो जाता तब वजीरा कब्र को एक साइड से खोलता और उसके अंदर चला जाता। वो कुछ देर कब्र में रहकर वापस चला आता था। वापस आकर वो कब्र को उसी तरह से बंद कर दिया करता था। ऐसा मैंने कई दिनों तक देखा। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम ये क्या किया करते हो रोज कब्रों को खोदकर। वजीरा पहले तो थोड़ा शक पकाया, लेकिन उसे रियाज पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अपने कब्र में जाने की पूरी कहानी रियाज को सुना डाली। कहानी को पूरा सुनकर रियाज पहले तो सुन्न पड़ गया और कुछ देर के लिए उसका वजीरा के ऊपर से भरोसा सा हट गया, लेकिन वजीरा ने पहले समझाकर रियाज को भी अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर बड़े ही मजे से कब्र में जाने का काम करने लगे। ये करके दोनों को बड़ा मजा आने लगा। इसके बाद दोनों कब्रिस्तान में शाम को आने वाली लाशों का इंतजार बेसब्री से करते रहते थे। शाम के वक्त जो भी लाश आती वो दोनों उसे देखकर बेहद खुश हो जाते। लाश आते ही वो लोग ये पहचानने की कोशिश करते कि लाश ताजी है या नहीं और लड़की की है या लड़के की। जैसे ही ये पता चलता कि लाश लड़की की है और ताजी है तो दोनों ये जानते ही बहुत खुश हो जाते। मुस्लिमों में ये रिवाज होता है कि लड़कियों की लाश में एक ब्लैक चादर डली होती है पर्दा के लिए। ब्लैक चादर देखते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लाश किसी महिला की है। ये दोनों सिर्फ ये जानने की कोशिश में लगे रहते थे कि ये लाश ताजी है या नहीं। लाश को ताजी देखते ही ये लोग और भी खुश हो जाते। लाश शाम को कब्रिस्तान आती, उसे दफनाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता। जैसे ही सब लोग लाश को दफनाकर कब्रिस्तान से चले जाते, वैसे ही ये दोनों अपने काम में लग जाते। दोनों सबसे पहले कब्रिस्तान को अच्छे से मुआयना करते, फिर लाश के पास जाकर सीधे काम में लग जाते। दोनों में से एक उस कब्र के पास जाता और कब्र के पैरों की तरफ से खोलने में लग जाता। वो कब्र को इतना खोदते कि एक आदमी उस कब्र में अंदर जा सके और आराम से जाकर वापस आ सके। कब्र को खोदकर एक आदमी कब्र के अंदर जाता और कब्र के ऊपर से एक पत्थर हटाता। फिर वो लाश के पास दाखिल हो जाता। फिर वो कब्र में जाकर उस औरत के साथ जो करता उसे क्या ही कहें, क्योंकि जबरदस्ती या बलात्कार उसे कहते हैं जो जिंदा शख्स के साथ करते हैं। एक मुर्दा के साथ जो हैवानियत ये लोग करते थे उसे क्या कहें, ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये दोनों बारी बारी से कब्र में जाते और अपनी अपनी हवस पूरी करते। ये दोनों तब तक हैवानियत करते जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता। जब दोनों का मन भर जाता तो दोनों बाहर आकर कब्र को ठीक वैसे ही बंद कर देते जैसे कब्र पहले रहती थी। ये हैवानियत ये लोग हर उस लाश के साथ करते थे जो भी उस कब्रिस्तान में शाम को आती थी। दोनों लोग ये काम सुबह या दोपहर में नहीं किया करते थे, क्योंकि दिन के समय कब्रिस्तान में चहल पहल हुआ करती थी, तो वो लोग ये सब दिन के समय नहीं कर सकते थे। ये दोनों अपनी हवस सिर्फ शाम के समय ही मिटाते थे। अगर इन हैवानों का बस चलता तो शायद ये हैवानियत दिन में भी करने से नहीं चूकते। लोगों के डर के कारण ये लोग ऐसा दिन में नहीं कर पाते थे। ये सब कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। ना तो किसी ने कुछ देखा और ना ही किसी को इस चीज की भनक लगी। कुछ दिनों के बाद वजीरा मर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशा करता था। अपनी नशे की आदत के कारण वो अपनी उम्र से पहले ही मर गया, लेकिन रियाज को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार अपनी काली करतूतें करता रहा। वो बस अपनी हैवानियत पूरी करता रहा। वो अकेले ये सब करके बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे लाश को किसी के दूसरे के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था। जब तक वजीरा था तब तक उसे थोड़ा वेट करना पड़ता था। अब वो अपने मन का मालिक था, ना तो उसे किसी की परमिशन लेनी पड़ती थी और ना ही अब उसे कोई रोकने टोकने वाला था। ये कहानी सामने आई 31 अक्टूबर 2011 में, जब शाम के वक्त एक महिला की लाश फिर उसी कब्रिस्तान में आई। महिला की लाश शाम के वक्त आते देख रियाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बस अब जल्द से जल्द उसके साथ अपनी हैवानियत पूरी करना चाहता था। उसे इंतजार था तो केवल कब्रिस्तान में सन्नाटा होने का। 2 से 3 घंटों में लाश के पास एकदम सन्नाटा हो गया, क्योंकि 2 से 3 घंटों में लाश के साथ होने वाले सारे क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं। लाश के पास सन्नाटा होते ही रियाज सबसे पहले पूरे कब्रिस्तान का मुआयना करता है। फिर वो हमेशा की तरह लाश के पास जाता है और कब्र को नीचे साइड से खोलता है। कब्र को खोलकर वो कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। कब्र के अंदर जाकर वो अपनी हैवानियत शुरू करने ही वाला होता है कि
तभी वो देखता है कि लाश के चेहरे का कपड़ा हट चुका था, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कपड़ा ज्यादा टाइट होने से लाश को तकलीफ होगी, इसलिए इस लाश का कपड़ा भी ढीला रखा गया था। कपड़ा ढीला होने के कारण कपड़ा लाश के चेहरे से हट चुका था। रियाज ने अपने बयान में बताया कि जैसे ही मैं कब्र में दाखिल हुआ, मैंने सबसे पहले उस महिला के दांत देखे। फिर मैंने जब उसकी आंखों की ओर देखा तो पाया कि उस महिला की आंखें जोरों से चमक रही थी। उसकी आंखों में मैंने एक अलग सी रोशनी देखी, जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उस महिला की आंखों से वो तेज रोशनी लगातार निकल रही थी। ये नजारा देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैंने सोचा कि शायद अब ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब मेरा अंत करीब है और मुझे अब यहाँ इस महिला से कोई नहीं बचा पाएगा। इस मंजर ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया था। मैंने आओ देखा न ताओ और बेसुध होकर वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं सीधे बाहर बैठे लोगों के पास पहुंचा और बाहर जाकर मैंने उन सभी लोगों को पूरी कहानी सुनाई। सभी ने रियाज की कहानी सुनकर उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। जब रियाज पुलिस के हवाले किया गया और सभी को रियाज की हरकतों के बारे में पता चला, तो उस कब्रिस्तान के बाकी कर्मचारियों ने बताया कि हमारे पास कई बार कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत आती थी, लेकिन कुछ पता न होने के कारण हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए और लाश के घर वालों को समझाकर उनको घर भेज देते थे। लेकिन रियाज के खिलाफ अनेकों शिकायतें हमेशा आती रहती थी। शिकायतों को आते देख हमेशा लगता था कि शायद इन कब्रों के साथ कोई जानवर छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सारी हरकतें एक इंसान शैतान बनकर कर रहा था। रियाज ने अपने बयान में कबूल किया कि मैंने टोटल 48 महिलाओं के साथ ये हैवानियत की थी। उसने ये भी बताया कि ये सब मैंने कुल 1 से 2 सालों के अंदर किया था। रियाज को ये सब करने का कोई अफसोस नहीं था, उसे ना ही अपनी गलती का एहसास था। रियाज ये सब करते करते पूरी तरह से हैवान बन चुका था। जब ये खबर मीडिया के द्वारा सभी जगह फैली तो सभी में बेहद गुस्सा भर गया। सभी रियाज को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे भयानक खबर बन गई। पूरी दुनिया में किसी ने भी इस हैवानियत की कल्पना तक नहीं की थी। सारे बयान लेने के बाद पुलिस रियाज को उस कब्रिस्तान भी ले गई, उन सभी कब्रों की पहचान करवाने को। जब रियाज को कब्रिस्तान ले जाया गया तो पुलिस के साथ वहां दफन लाशों के घर वाले भी वहां पहुंचे। जब रियाज ने सभी कब्रों की पहचान करवाई तो जिन कब्रों के घर वाले वहां मौजूद थे, उनकी चीख निकल गई। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके मरे हुए अपनों के साथ ये हैवानियत होगी। उनको मरने के बाद भी सुकून नहीं नसीब होगा। सभी इस हैवानियत से बिलख उठे और सरकार से उस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा करने की मांग करने लगे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो जज ने 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने की बात सबके सामने रखी। जब मामलों की सुनवाई अलग अलग शुरू हुई तो 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा सुनाई गई। हम सभी के अंदर ये चीज होती है कि मरने के बाद हर इंसान को सुकून मिले, परंतु हम ही आप में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने देते हैं। वैसे भी इंसान जीते जी अनेकों दुख झेलता है। हर इंसान को ये लगता है कि मरने के बाद हमें सुकून मिल जाएगा तथा इस दुनिया के सभी बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे, परंतु उस कब्रिस्तान की लाशों को कहाँ पता था कि उन्हें मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर मरने के बाद भी इंसान को सुकून ना मिले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। पूरी पब्लिक की मांग सिर्फ ये थी कि रियाज को केवल फांसी की सजा दी जाए। रियाज जेल में रहकर अपनी गलती का एहसास करने लगा। रियाज ने अपनी आखिरी हैवानियत से अच्छा खासा सबक लिया। कहते हैं रियाज आज भी जिंदा है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। पाकिस्तान के हर शख्स को बस रियाज की फांसी का इंतजार है। हमारे बीच ऐसे हैवान होंगे, हम ये कभी सपने में भी सोचना पसंद नहीं करते हैं। फिर जिन जगहों में हैवान होते हैं वहां खुशहाली खुद ब खुद मनहूसियत में तब्दील हो जाती है। क्राइम की ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।